हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे संधि के बारे में। संधि के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से 2 का हमने अध्ययन कर लिया था। संधि संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला था स्वर संधि, दूसरा था व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो आज हम विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विसर्ग संधि, जब किसी विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होता है तो वहां विसर्ग संधि मानी जाती है। अर्थात संयोजन से पहले विसर्ग हो, संयोजन से पहले विसर्ग हो और संयोजन के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन हो, तो वहां कौन सी संधि मानी जाएगी? विसर्ग संधि मानी जाएगी। कौन सी संधि मानी जाएगी? विसर्ग संधि मानी जाएगी। अब विसर्ग संधि के कुछ नियम होते हैं, तो उस विसर्ग संधि के जो नियम है, आज हम उन नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 अध्ययन करते हैं। नियम नंबर 1 क्या है कि संयोजन से पहले विसर्ग हो। संयोजन से पहले क्या हो? विसर्ग हो। और संयोजन के बाद में च, छ या स हो। तो ये जो विसर्ग है, ये कौन से समय बदल जाएगा? तालव्य समय बदल जाता है। तालव्य समय बदल जाएगा। अर्थात संयोजन से पहले विसर्ग होना चाहिए और संयोजन के बाद में च, छ या स होना चाहिए। तो ये जो विसर्ग है, सिर्फ ये विसर्ग परिवर्तित होगा, न कि ये बाकी जो व्यंजन है वो परिवर्तित होंगे। ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? स में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा ज्योति है प्लस चक्र, ज्योति है प्लस चक्र। अब जब इसका योग करेंगे, संयोजन से पहले क्या गया? विसर्ग। संयोजन से पहले क्या है? विसर्ग। और संयोजन के बाद में क्या गया? च। तो ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? ज्योति ऐसा कैसा लिख देंगे, विसर्ग की जगह स लिख देंगे, आधा स हो गया। फिर चक्र ऐसा का ऐसा लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा? ज्योतिष चक्र। शब्द क्या बना? ज्योतिष चक्र। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे दूसरा मैंने लिखा मनः प्लस चेतना, मनः प्लस चेतना। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, संयोजन के बाद में च आ गया। तो ये जो विसर्ग है ये तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी जो व्यंजन बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। तो जैसे लिख दिया मैंने मनः स, विसर्ग की जगह लिख देंगे स, और चेतना ऐसा कैसा लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा? मनश्चेतना। शब्द क्या बना? मनश्चेतना। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा अंतः प्लस चेतना, अंतः प्लस चेतना। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, संयोजन के बाद में च आ गया। तो ये जो विसर्ग है ये तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी जो शब्द बच गए वो ऐसे कैसे लिख दिए जाएंगे। तो ये अंतः, विसर्ग की जगह स, क्योंकि आधा सही आएगा, और चेतना शब्द ऐसा कैसा लिख देंगे। तो शब्द क्या बनेगा? अंतश्चेतना। शब्द क्या बना? अंतश्चेतना। दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखा यशः प्लस शरीर, यशः प्लस शरीर। अब इसमें एक देखने योग्य बात है, संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, संयोजन के बाद में स आ गया, तालव्य स है, तो ये आ गया तालव्य स। तब भी ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित होगा? तालव्य स में ही परिवर्तित होगा। तो ये यश और विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? तालव्य स है, तो ये आधा स, और ये शरीर ऐसा का ऐसा लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा? यश शरीर। शब्द क्या बना? यश शरीर। एक दूसरा ये भी यशः प्लस शरीर। तो ये जो शब्द है ये भी शुद्ध माना जाता है और ये भी शुद्ध माना जाता है। नियम के अनुसार अगर चले तो शब्द बनता है ये यश शरीर, क्योंकि विसर्ग की जगह कौन सा से आ जाएगा? तालव्य से आ जाएगा। तो शब्द क्या बना? यश शरीर। शब्द क्या बना? यश शरीर। और ये जो शब्द है वो नियम के अनुसार सही है, और ये शब्द भी सही माना जाता है। अर्थात अगर विसर्ग सहित लिखेंगे तब भी सही है, और विसर्ग को हटाकर स लिख देते हैं तब भी सही माना जाता है। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा
यशः प्लस शेष, यशः प्लस शेष। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, संयोजन के बाद में तालव्य से आ गया, तो जब इसका संयोजन करेंगे, योग करेंगे, तो शब्द क्या बनेगा? यशः शेष, यशः शेष। अर्थात नियम के अनुसार यह शब्द सही माना जाता है और यह शब्द भी सही माना जाता है, यशः शेष। ये दोनों ही शब्द सही माने जाते हैं। अर्थात नियम के अनुसार क्या, संयोजन से पहले विसर्ग आएगा और संयोजन के बाद में क्या आ गया? तालव्य से। तो ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य से में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो विसर्ग के स्थान पर क्या लिख दिया अपन ने? तालव्य से लिख दिया। बाकी जो शब्द बच गए वो ऐसा कैसा लिखे देंगे। शब्द क्या बनेगा? यशस्शेष। शब्द क्या बना? यशस्शेष। इसी प्रकार अगर इस स को हटा करके डायरेक्ट विसर्ग सहित लिखेंगे तब भी ये शब्द सही माना जाता है। तो ये था विसर्ग संधि का पहला नियम, जो था तालव्य स से संबंधित। यानी कि विसर्ग संधि के जो नियम है उनमें जो प्रथम नियम है वो तालव्य स से संबंधित है, जो हमने अध्ययन कर लिया। अब अध्ययन करेंगे अगले नियम के बारे में। क्या है? संयोजन से पहले तो क्या हो? विसर्ग हो। संयोजन से पहले क्या हो? विसर्ग हो। संयोजन के बाद में ट, ठ या मूर्धन्य स हो, तो ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि संयोजन से पहले विसर्ग होना चाहिए, संयोजन के बाद में ट, ठ, मूर्धन्य स हो, तो ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे मैंने लिखा धनुः प्लस टंकार, धनुः प्लस टंकार। शब्द क्या लिखा? धनुः प्लस टंकार। संयोजन से पहले क्या आ गया? विसर्ग आ गया। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, संयोजन के बाद में क्या आ गया? ट आ गया। तो ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। अब जब इसका योग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? धनु शब्द ऐसा कैसा, विसर्ग आ गया तो विसर्ग के स्थान पर क्या लिखेंगे? मूर्धन्य स आधा। और टंकार शब्द ऐसा कैसा लिखे देंगे, तो शब्द क्या बनेगा? धनुष टंकार। शब्द क्या बना? धनुष टंकार। अर्थात विसर्ग को हटाकर उसके स्थान पर मूर्धन्य स की आवृत्ति कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा चतुः प्लस टीका, चतुः प्लस टीका। संयोजन से पहले क्या आ गया? विसर्ग। संयोजन के बाद में ट, यानी कि विसर्ग हो संयोजन से पहले, विसर्ग के बाद में इन तीनों व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन हो तो ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? चतु शब्द ऐसा कैसा, विसर्ग के स्थान पर आधा स और टीका शब्द ऐसा कैसा लिखे देंगे। शब्द क्या बनेगा? चतुष्टीका। शब्द क्या बना? चतुष्टीका। ये इसको ऐसे भी लिखे सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। शब्द क्या बना? चतुष्टीका। इसी प्रकार आगे देखते हैं। आगे लिखा मैंने जैसे चतुः प्लस षष्ठी, चतुः प्लस षष्ठी। संयोजन से पहले विसर्ग आकर संयोजन के बाद में ये जो स है वो कौन सा? मूर्धन्य स है। फिर भी ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित होगा? मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा। तो चतु शब्द ऐसा कैसा, विसर्ग के स्थान पर स और षष्ठी ऐसा कैसा लिखे देंगे। शब्द क्या बनेगा? चतुष्षष्ठी। शब्द क्या बना? चतुष्षष्ठी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चतुः प्लस षष्ठी। यानी कि जब इसका योग करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? चतुष्षष्ठी। शब्द क्या बना? चतुष्षष्ठी। तो ये था विसर्ग संधि का दूसरा नियम। पहला नियम था तालव्य स के बारे में, दूसरा नियम है मूर्धन्य स के बारे में। अब अध्ययन करेंगे विसर्ग संधि के नियम नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 किससे संबंधित है? दंत्य स से संबंधित है। तो नियम नंबर 3, संयोजन से पहले क्या होना चाहिए? वही विसर्ग होना चाहिए। और संयोजन के बाद में जैसे त, थ या स हो तो ये जो विसर्ग है वो कौन से स में परिवर्तित हो जाएगा? दंत्य स में परिवर्तित हो जाएगा। कौन से स में परिवर्तित हो जाएगा? दंत्य स में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात संयोजन से पहले विसर्ग होना चाहिए, संयोजन के बाद में त, थ या दंत्य स हो तो ये जो विसर्ग है वो कौन से स में परिवर्तित हो जाएगा? दंत्य स में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा नमः प्लस ते,
उदाहरण क्या लिखा मैंने, नमः प्लस ते। संयोजन से पहले क्या गया, विसर्ग, विसर्ग होना चाहिए। संयोजन के बाद में इन तीनों व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन हो तो जो विसर्ग है वो कौन से स में परिवर्तित हो जाएगा, दंत स में परिवर्तित हो जाएगा। तो नमः प्लस ते, तो नमः शब्द ऐसा कैसा लिख दिया, विसर्ग के स्थान पर ये स दंते से लिख दिया, ते ऐसा कैसा, शब्द क्या बना, नमस्ते। इसका जो संयुक्त रूप वो कैसे लिखेंगे, नमस्ते। संयुक्त रूप कैसे लिखेंगे, नमस्ते। अर्थात इस विसर्ग को हटाकर दंत्य जो स है उसकी आवर्ती हो जाती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण लिखा, मनः प्लस ताप। क्या लिखा, मनः प्लस ताप। तो संयोजन से पहले विसर्ग आकर संयोजन के बाद में क्या गया, तय। तो ये जो विसर्ग है वो कौन सी स में परिवर्तित हो जाएगा, दंते स में परिवर्तित हो जाएगा। मन शब्द ऐसा कैसा लिख दिया, विसर्ग की जगह दंते स लिख दिया, और ताप ऐसा कैसा लिख दिया। शब्द क्या बना, मनस्ताप। शब्द क्या बना, मनस्ताप। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा अंतः प्लस थ, अंतः प्लस थ। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, संयोजन के बाद में थ आ गया, तो जो विसर्ग है वो कौन सी स में परिवर्तित हो जाएगा, दंते स में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, ये अंत शब्द ऐसा कैसा, विसर्ग के स्थान पर ये आधा स और ये थ। शब्द क्या बना, अंतस्थ। शब्द क्या बना, अंतस्थ। इसी प्रकार आगे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा पुनः प्लस स्मरण, पुनः प्लस स्मरण। संयोजन से पहले विसर्ग आकर संयोजन के बाद में ये खुद दंतव्य सारा, तब भी ये जो विसर्ग है वो कौन सी स में परिवर्तित होगा, दंत्य स में परिवर्तित होगा। पूर्ण शब्द ऐसा कैसा लिख दिया, विसर्ग के स्थान पर स, और ये स्मरण शब्द ऐसा कैसा लिखे दिया। शब्द क्या बना, पुनः। शब्द क्या बना, पुनः। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पुनः स्मरण। दोनों ही शब्द सही माने जाते हैं। अर्थात अगर अपन ने नियम के अनुसार ऐसा शब्द लिख दिया पुनः स्मरण तो भी सही है, और हमने विसर्ग सहित लिख दिया पुनः स्मरण तो भी सही माना जाता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा पुरः प्लस सर। शब्द क्या लिखा, पुरः प्लस सर। तो पुर शब्द ऐसा कैसा, विसर्ग के स्थान पर दंते से, और सर शब्द ऐसा कैसा लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा, पुरसर। शब्द क्या बना, पुरसर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पुरसर। दोनों ही शब्द सही माने जाते हैं। एक तरीके से कहे तो अपवाद के तौर पर इन शब्दों को समझा जा सकता है। नियम के अनुसार ये शब्द लिखा जा सकता है तो भी सही है, और ऐसे लिख सकते हैं तो भी सही माना जाता है। अर्थात पुरः प्लस सर में जैसे संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, संयोजन के बाद में दंत से आ गया, तो पुरुष शब्द ये शब्द सही माना जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था विसर्ग संधि का नियम नंबर 3। अब अध्ययन करते हैं 4 के बारे में। अगला नियम क्या है, जैसे ए या आ के साथ में विसर्ग हो, उसके बाद में क या प हो, क या प हो, तो ये जो विसर्ग है ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अर्थात ये जो विसर्ग है वो ऐसा कैसा आवर्तित हो जाएगा, लिखा जाएगा। अर्थात संयोजन से पहले विसर्ग, और विसर्ग किसके साथ में, ए या आ स्वर के साथ में, और संयोजन के बाद में क या प हो, तो ये जो विसर्ग है ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण लिखा अधः प्लस पतन। शब्द क्या लिखा, अधः प्लस पतन। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, और विसर्ग किसके साथ में है, इस ए के साथ में है। किसके साथ में, ए के साथ में, क्योंकि ध में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। यानी कि संयोजन से पहले ए आ गया, उसके साथ में विसर्ग आ गया, और संयोजन के बाद में क या प अर्थात प आ गया, तो ये जो विसर्ग है ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। शब्द क्या लिखा जाएगा, ये अधः पतन। शब्द क्या लिखा जाएगा, अधः पतन। यानी कि जब संयोजन से पहले विसर्ग, और विसर्ग किसके साथ में, ए या आ स्वर के साथ में, और संयोजन के बाद में क या प हो, तो जो विसर्ग है वो ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे ये शब्द क्या बना, अधः पतन। आगे देखते हैं प्रातः प्लस काल। प्रातः प्लस काल। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, और विसर्ग किसके साथ में है, ए स्वर के साथ में, क्योंकि तय में कौन सा स्वर है, कौन सा स्वर है, ए स्वर है। तो ये जो विसर्ग है ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, और बाकी जो शब्द वो वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। शब्द क्या बनेगा, प्रातः काल। शब्द क्या बना, प्रातः काल। आगे अंतः प्लस
करण, शब्द क्या लिखा, अंतः प्लस करण। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया और विसर्ग किसके साथ में है, ए स्वर के साथ में, क्योंकि तय में कौन सा स्वर है, ए स्वर माना जाता है। तो ये स्वर आ गया, ये विसर्ग आ गया, संयोजन के बाद में क्या आ गया, कह। तो ये जो विसर्ग है जो का तो लिखा जाएगा, शब्द क्या बनेगा, अंतः करण। शब्द क्या बना, अंतः करण। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा मनः प्लस प्रसाद, मनः प्लस प्रसाद। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, विसर्ग किसके साथ में, ए स्वर के साथ में, क्योंकि नए में कौन सा स्वर है, ए, और संयोजन के बाद में क्या आ गया, प। तो जो विसर्ग है वो ऐसा कैसा लिखा जाएगा, शब्द क्या बनेगा, मनः प्रसाद। शब्द क्या बना, मनः प्रसाद। और उदाहरण समझते हैं इसके, जैसे मैंने लिखा पुनः प्लस प्राप्ति। शब्द क्या लिखा, पुनः प्लस प्राप्ति। संयोजन से पहले क्या आ गया, विसर्ग आ गया, संयोजन के बाद में क्या आ गया, पा आ गया। विसर्ग किसके साथ में, ए स्वर के साथ में। तो शब्द क्या बनेगा, क्योंकि विसर्ग ऐसा कैसा लिखा जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, पुनः प्राप्ति। शब्द क्या बना, पुनः प्राप्ति। तो ये था विसर्ग संधि का नियम, जिसमें क्या था, विसर्ग ज्यों का त्यों लिखा जाता, बस शर्ते की जो विसर्ग है वो ए या आ स्वर के साथ में, और संयोजन के बाद में क या प व्यंजन होना चाहिए, तब विसर्ग ज्यों का त्यों लिखा जाता है। अब अध्ययन करते हैं विसर्ग संधि के अगले नियम के बारे में। अगला नियम क्या है, जैसे ई या ऊ के साथ में विसर्ग हो और उसके बाद में क या प हो, क या प हो, तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा। मूर्धन्य श से संबंधित हमने नियम थोड़ी देर पहले भी अध्ययन किया था, लेकिन उसमें शर्तें क्या थी, उसमें संयोजन से पहले विसर्ग होना चाहिए, संयोजन के बाद में ट, ठ या श होना चाहिए। यानी कि संयोजन से पहले विसर्ग और संयोजन के बाद ट, ठ या मूर्धन्य स हो, तो विसर्ग किस में परिवर्तित होता है, मूर्धन्य स में परिवर्तित होता है। लेकिन इस नियम में क्या है, संयोजन से पहले विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग कौन से स्वर के साथ में होना चाहिए, ई या ऊ स्वर के साथ में विसर्ग हो, उसके बाद में क या प व्यंजन हो, तो जो विसर्ग है वो कौन से स में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। के अनुसार कुछ उदाहरण समझते हम, जैसे मैंने लिखा आवी है प्लस कार, आवी है प्लस कार। संयोजन से पहले क्या आ गया, विसर्ग आ गया, और विसर्ग किसके साथ में, ई या उस स्वर के साथ में, और संयोजन के बाद में क या प व्यंजन हो, तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। तो विसर्ग आ गया, विसर्ग के साथ में कौन सा स्वर है, ई, क्योंकि व में कौन सा स्वर है, ई स्वर है, तो स्वर आ गया ई, विसर्ग आ गया, संयोजन के बाद में क या प व्यंजन में से तो क आ गया, तो जो विसर्ग है वो किससे श में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, ये आवी शब्द ऐसा कैसा लिख दिया, और विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स और कार शब्द ऐसा कैसा लिख दिया। शब्द क्या बनेगा, आविष्कार। शब्द क्या बना, आविष्कार। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं लिखा बही है प्लस कार। क्या लिखा, बही प्लस कार। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, विसर्ग किसके साथ में, ई स्वर के साथ में, संयोजन के बाद में क्या आ गया, का आ गया, तो जो विसर्ग है वो कौन सी स में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, बही शब्द ऐसा कैसा लिख देंगे, और विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स, और कार शब्द ऐसा कैसा लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा, बहिष्कार। शब्द क्या बना, बहिष्कार। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा चतुः प्लस कोण। शब्द क्या लिखा, चतुः प्लस कोण। संयोजन से पहले क्या आ गया, विसर्ग आ गया, लेकिन विसर्ग किसके साथ में आया है, ऊ स्वर के साथ में। तो तय में कौन सा स्वर है, ऊ। विसर्ग आ गया, संयोजन आ गया, और क व्यंजन आ गया, तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित होगा, मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा। शब्द क्या बनेगा, चतु शब्द ऐसा कैसा, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स, और कोण शब्द ऐसा कैसा लिखे देंगे। शब्द क्या बनेगा, चतुष्कोण। शब्द क्या बना, चतुष्कोण। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा चतुः प्लस पथ। शब्द क्या लिखा, चतुः प्लस पथ। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, संयोजन से पहले जो विसर्ग आया वो किसके साथ में है, ऊ स्वर के साथ में, क्योंकि जो तय है उसमें कौन सा स्वर है, ऊ, चतु, तो ऊ स्वर हो गया। फिर संयोजन के बाद में क्या है, प आ गया, तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, चतु शब्द ऐसा कैसा, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स, और पथ ऐसा कैसा लिखे देंगे। शब्द क्या बनेगा, चतुष्पथ। शब्द क्या बना, चतुष्पद। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शब्द क्या बना, चतुष्पथ। आगे देखते, जैसे मैंने लिखा
चतुह प्लस पद, शब्द क्या लिखा, चतुह प्लस पद। तो संयोजन से पहले क्या आ गया, विसर्ग, और विसर्ग किसके साथ में, उ स्वर के साथ में है, और संयोजन के बाद में क्या है, प। तो शब्द क्या बनेगा, चतु शब्द ऐसा कैसा, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से, और पद ऐसा कैसा लिखे देंगे। तो शब्द क्या बनेगा, चतुष्पद। शब्द क्या बना, चतुष्पद। तो ये था विसर्ग संधि का अगला नियम। नियम मैंने बताया था मूर्धन्य स के बारे में, कि संयोजन से पहले विसर्ग, और विसर्ग किसके साथ में होना चाहिए, ई या उ स्वर के साथ में होना चाहिए, और संयोजन के बाद में क या प व्यंजन होना चाहिए। तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। मूर्धन्य स का नियम हमने पहले भी अध्ययन किया था। उसका नियम क्या था, कि संयोजन से पहले विसर्ग होना चाहिए, और संयोजन के बाद में ट, ठ या स मूर्धन्य स होना चाहिए। तो विसर्ग वो कौन से स में परिवर्तित होता है, मूर्धन्य स में परिवर्तित होता है। अब अध्ययन करते हैं विसर्ग संधि के अगले नियम के बारे में। अध्ययन करते हैं। अगला नियम क्या है, कि ए स्वर के साथ में विसर्ग हो, प्लस कोई भी स्वर सिर्फ ए को छोड़कर हो, यानी कि संयोजन से पहले विसर्ग हो, विसर्ग किसके साथ में, ए स्वर के साथ में, और संयोजन के बाद में कोई भी स्वर हो सिर्फ ए को छोड़कर, तो जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। उदाहरण समझते हैं हम इसका। जैसे मैंने लिखा सबसे पहले, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, विसर्ग किसके साथ में, ए स्वर के साथ में, किसके साथ में, ए स्वर के साथ में, और संयोजन के बाद में ए स्वर आ गया, संयोजन के बाद में ए स्वर आ गया, यानी कि संयोजन से पहले विसर्ग हो, विसर्ग किसके साथ में, ए स्वर के साथ में हो, और संयोजन के बाद में कोई भी स्वर हो सिर्फ ए को छोड़कर, यानी कि सिर्फ ए नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो, तो जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है, बाकी जो शब्द बच जाते हैं उनको ऐसा कैसा लिखे देते हैं। तो शब्द क्या बनेगा, अतएव। शब्द क्या बना, अतएव। दूसरा उदाहरण समझते हैं। लिखा मनः प्लस उच्छेद, मनः प्लस उच्छेद। तो संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, विसर्ग कौन से स्वर के साथ में, ए स्वर के साथ में, संयोजन के बाद में स्वर आ गया, ए को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, बाकी शब्द ऐसे कैसे लिखे जाते हैं। तो शब्द क्या बनेगा, मनोच्छेद। शब्द क्या बना, मनोच्छेद। आगे उदाहरण समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यशः प्लस इच्छा, यशः प्लस इच्छा। तो संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, विसर्ग किसके साथ में, ए स्वर के साथ में, संयोजन के बाद में ई स्वर आ गया, तो जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। शब्द क्या बनेगा, यश इच्छा। शब्द क्या बना, यश इच्छा। और उदाहरण समझते हैं। जैसे मैंने लिखा पय प्लस आदि, पय प्लस आदि। संयोजन से पहले क्या गया, विसर्ग, विसर्ग किसके साथ में, ए स्वर के साथ में, किसके साथ में, ए स्वर के साथ में, और संयोजन के बाद में क्या गया, आ। मैंने बताया कि संयोजन से पहले विसर्ग हो, साथ में ए स्वर हो, और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो सिर्फ ए स्वर को छोड़कर, तो जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है, बाकी जो शब्द बच जाते हैं उनको ऐसा कैसा लिखे देते। शब्द क्या बनेगा, पय आदि। शब्द क्या बना, पय आदि। तो जब संयोजन से पहले विसर्ग और विसर्ग ए स्वर के साथ में हो, और संयोजन के बाद में कोई भी स्वर हो ए को छोड़कर, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ये था विसर्ग संधि का एक नियम। मिलते हैं अगले वीडियो में विसर्ग संधि के कुछ और नियमों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।